तो यूनिफॉर्मली, स्पेलिंग सही है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। चलो और ट्राई करते हैं, है ना। तो हमने जो थ्योरी पढ़े लास्ट क्लास में, मेनली 3 तरीका है, राव ब्लैकबिल, लेमन सेफी या क्रैमर राव लोअर बाउंड, ठीक है। तो उससे डिसाइड करेंगे। बताओ इसका आंसर, देखो तुम लोग, ऐसे आसान है ऐसे तो। जी सर ये कौन सी वाली पीडीएफ है? पीवाईक्यू का? हाँ, ये भी ड्राइव में है। ये एक्चुअली मर्ज्ड है, इसमें जैम और गेट 2005 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन एक जगह है। वो ड्राइव में भी अपलोडेड है ये। अब ईयर वाइज वाले में जाएंगे तो मिल जाएगा। एक फोल्डर का नाम होगा जैम पीवाईक्यू ईयर वाइज, गेट पीवाईक्यू ईयर वाइज, उसमें ये होगा। ये ईयर वाइज फोल्डर है यहाँ पे। तो देखो इसमें ये कह रहा है कि x1 x2 xn बी और रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, तो ये एक्सपोनेंशियल विथ रेट थीटा या मीन 1/थीटा। तो बोल रहा है कि यूएम VUE ऑफ 1/थीटा इज, बताओ आसान है, ऐसे कर दोगे आप लोग। इसका आंसर बताओ, ट्राई करो पहले, फिर मैं करता हूं। तो पहला काम क्या होता है, कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर ढूंढना, फिर उसका एक फंक्शन ढूंढना जो अनबायस्ड हो जाए। तो उसके लिए लेमन सेफी यूज कर सकते हो, या लेमन सेफी डिफिकल्ट हो रहा है तो राव ब्लैकबिल यूज कर लेंगे, ये चीज है। ओके ठीक है, तो मुश्किल तो नहीं है। इसको देखो डायरेक्टली तुम इसको लिखोगे fx को, तो ये जो हमारा f थीटा x है, इसको मैं लिख सकता हूं एक्सपोनेंशियल ऑफ log f थीटा x। ऐसे सब करने की जरूरत है नहीं, आपको याद हो जाएगा कि चूंकि थीटा के साथ x है तो हमेशा xi ही कंप्लीट सफिशिएंट होगा। मैं बस अभी करके दिखा रहा हूं, वैसे देख के पता चल जाएगा आपको कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, देख के पता चल जाएगा कौन सा एस्टिमेटर कंप्लीट सफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो आपके पास है एक्सपोनेंशियल, तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो सिंपली आपको दिख रहा होगा log थीटा बाहर हो जाएगा माइनस थीटा x। सो जो एक्सपोनेंशियल फैमिली पे आ गया, तो ये थीटा के साथ जो भी x का है, तो यहाँ से t होगा समेशन xi इज कंप्लीट सफिशिएंट, ठीक, कंप्लीट सफिशिएंट। अब ये एक t मिल गया कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब इसका एक फंक्शन ढूंढना है, मतलब इसके टर्म्स में कुछ मुझे एक फंक्शन ऑफ t ढूंढना है जो अनबायस्ड हो जाए। तो पहले तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो पहले t का ही मीन निकाल कर देख लोगे आप। तो यहां से ये जो x है, तो यहां से ex कितना आता है जी, इस पीडीएफ में ex क्या है, ये 1/थीटा। तो यहाँ समेशन xi का मीन कितना आ जाएगा, n टाइम हो जाएगा ये, तो ये आपका n/थीटा आ जाएगा। अब आपको समहाउ राइट साइड में 1/थीटा बनाना है, क्योंकि 1/थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए मुझे, तो n को उधर भेज दो। तो एक्सपेक्टेशन t/n, तो ये आ गया 1/थीटा। ये जान 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का। तो t/n का मतलब x बार, तो यहां से हो गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार इज 1/थीटा। और इसीलिए जब समेशन xi कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है तो x बार भी कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x बार इज द UMBUE ऑफ 1/थीटा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था ऐसे तो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये ट्राई करते हैं। ये भी 2015 का, ये देखो एक UMBUE का था 2015 का, ये भी ऐसे तो ये भी हम कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा ना थ्योरी। चलो इसको जरा ट्राई करते हो, ये भी अभी पढ़ा हमने जस्ट, ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, लिमिट थ्योरम्स का, सॉरी। चलो दोनों, मैं दोनों एक साथ बुलाता हूँ, दोनों का आंसर बताओ तुम लोग। अरे यार, ये फिर पुराना वाला लॉस हो गया।
सर एक क्वेश्चन तो बुला रहा है। क्वेश्चन बुला रहा है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये एक्चुअली हाँ ये लोडिंग अनसेट की तरफ से जाएगा है ना। तो ये तो पुराना वाला आ गया ना, विदाउट क्लास वाला आ गया है, तो ये इतना पीछे चला गया। चलो तब न्यू ही करना पड़ेगा। कुछ सेव किया था ना कि मैंने बैच 2 वाला, पता नहीं, देखते हैं। चलो तो पुराना वाला लॉस हो गया जो लिखा था अभी तक हमने। इस सस्ते वाला में ना यही दिक्कत है। तो चलो ट्राई करो, देखो क्या बोल रहा है। तो अब दोनों क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x1 x2 डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल विथ मीन 2 वेरिएंस 4। मतलब इसमें जो पॉपुलेशन का मीन 2 है और पॉपुलेशन का वेरिएंस 4 है, ठीक है। तो पॉपुलेशन का मीन 2 है, पॉपुलेशन का वेरिएंस आपका 4 है। अब आपसे पूछ रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो ये MSQ है, इज आर ट्रू। तो x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, EX। चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना। ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम है ये। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो थ्योरम है वो ये कहता है कि कोई भी पॉपुलेशन हो, x बार विल ऑलवेज कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू EX। मतलब x बार विल ऑलवेज बी अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ EX। तो मतलब तो यहाँ पे एस्टिमेटर नहीं है क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है ना, तो इसलिए यहाँ पे एस्टिमेटर नहीं होगा। मतलब ये 2 का एस्टिमेटर है, लेकिन पैरामीटर अननोन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे एस्टिमेटर नहीं बोलेंगे। यहाँ पे x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 2। तो मतलब ये ऑप्शन ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि EX होना चाहिए। अब ये 1/n समेशन xi स्क्वायर, तो ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से ही ये भी क्वेश्चन होगा कि दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू क्या होगा। हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। अब आप यहाँ से आपको जो वेरिएंस पता है, EX पता है, तो आप EX स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं। 8 आ जाएगा। तो मतलब ये 8 हो गया। तो मतलब ये ऑप्शन गलत है इसका मतलब। ओके, अब x बार माइनस म्यू, तो ये दोनों हुआ है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से। अब ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है कि x बार माइनस मीन अपॉन सिग्मा बाई रूट n। तो उस रूट n को यहाँ भेज दो। तो यहाँ पे जब आप फिट करेंगे तो म्यू की जगह 2 है, ओके है। सिग्मा तो वेरिएंस 4 था, सिग्मा है। तो x बार माइनस म्यू सिग्मा इस रूट n को डालेंगे अपॉन दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होगा बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम, है ना, ट्रू बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो अब नेक्स्ट 1/n - 1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो ये कहां से आया था पॉपुलेशन, है ना। सो दिस, तो इसका नाम क्या है, ये जो ब्रैकेट में है क्या लिख, हाँ क्या है ये, SS स्क्वायर है। सैंपल वेरिएंस बोलते हैं इसको हम। तो E ऑफ SS स्क्वायर, ये भी E ऑफ SS स्क्वायर हमारा जो आएगा क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आएगा। सर अगर लास्ट वाले ऑप्शन में अगर n इनफाइनाइट होता, हाँ, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वो वेरिएंस के ऊपर ही जाता, वो कन्वर्ज करता। हाँ वैसा तो होगा, n कुछ भी हो। यहाँ पे E ऑफ SS स्क्वायर एक्चुअली ना, SS स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिखा सकते हो ये, ठीक है ना। तो SS स्क्वायर अनबायस्ड, जैसे x बार ना, x बार जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा, सॉरी x बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, मतलब पॉपुलेशन मीन फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन। SS स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही है। मतलब ये ऑप्शन भी चेक कर लो एक बारी। तो E ऑफ SS स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर 4 दे रखा है, तो ओके फॉर ऑल इन 1 ठीक है। तो ये 9th है ना, तो इसका आंसर हो गया ACD, MSQ था, ठीक है। तो ACD, इसमें एक भी आप आगे पीछे करोगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, कटेंगे भी नहीं, नेगेटिव मार्किंग मिलेंगे, लेकिन 0 मार्क्स मिलेंगे।
चलिए 10th ट्राई करते हैं। सो 10th है, मतलब 2015 के पेपर में इन्होंने 31 से 40 नंबरिंग नहीं किया था, 1 to 30 नंबरिंग अलग था, फिर बी सेक्शन में 1 to 10 अलग था, फिर सी सेक्शन में 1 to 20 अलग था, तो इस तरह से नंबरिंग किया है। ये भी 2015 का ही है। So let x1, x2, xn be a random sample from normal mu sigma square population where mu real number है, sigma square positive है, दोनों अननोन है, दोनों अननोन क्वांटिटी है, तो which of the following statement is are true, ये भी MSQ है आपका। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर अटेन्स क्रैमर राव लोअर बाउंड। अब चूंकि मैं एमएलई पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन बता देता हूं इसमें ना, आपको पता भी होगा कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में म्यू का एमएलई क्या आएगा, एक्स बार आएगा, ठीक है। तो एक्स बार आपका ये आएगा। सो जब आप मीन फाइंड करेंगे तो एक्स बार होगा। बोल रहा है कि एक्स बार अटेन्स क्रैमर और लोअर बाउंड, तो आपने फाइंड किया था कि अगर वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालूंगा तो ये सिग्मा स्क्वायर बाई एन आएगा, और आप क्रैमर राव लोअर बाउंड अगर आप फाइंड करोगे म्यू का तो ये भी यही आएगा, हाँ कि नहीं, देख लीजिए आप। अच्छा एक मिनट, दोनों अननोन है ना, एक मिनट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली नॉर्मल पॉपुलेशन में एक्स बार इज द यू एम भी यू ई ऑफ म्यू, एस स्क्वायर इज यू एम भी यू ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो उसी लॉजिक से ट्रू हो जाएगा एक्चुअली, मतलब हालांकि ये टेंड करता है। तो आप अगर म्यू का फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, तो हमने फाइंड करके देखा भी तो था नॉर्मल के लिए, जब हम क्रैमर और लोअर बाउंड फाइंड कर रहे थे, म्यू का फाइंड करके देखो तो आपका यही आएगा, इक्वल आएगा। आई थिंक चेक कर लो एक बारी। तो करना क्या आपको, क्रैमर और लोअर बाउंड फाइंड करना। ये अटेन्स का मतलब क्या होता है, ये कहना चाह रहा है कि क्रैमर और लोअर बाउंड क्या है, वेरिएंस का मिनिमम वैल्यू है, हो सकती है, और आपको जो एमएलई आया है उसका वेरिएंस निकाल के देखो क्या वेरिएंस इसके इक्वल है, कहना ये चाह रहा है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालेंगे और क्रैमर और लोअर बाउंड म्यू के लिए फाइंड करेंगे। जो फॉर्मूला था कि म्यू का डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 अपॉन आई थीटा आई म्यू। अब आई म्यू आपको कैलकुलेट करना है तो n अपॉन सिग्मा स्क्वायर टाइप का आएगा। आप वेरीफाई करके देख लो एक बारी। जब मैं कई बार बोल देता हूँ, आप ये लिख के एक बार इसको, आपका काम है क्लास के बाद या अभी आप कैलकुलेशन करके देखो कि ये दोनों सही है कि नहीं। ना कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्रैमर राव लोअर बाउंड हमेशा अटेन नहीं होता क्या? नहीं, हमेशा थोड़ी होता है। हर यूएम मतलब ऐसे बहुत सारे पॉपुलेशन है जहां पे एक भी अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है जिसका वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल है, एक भी नहीं है ऐसा। एग्जांपल के लिए एस स्क्वायर में ही ले लो। अच्छा यही एग्जांपल देखो, अभी देखो ये जो एस स्क्वायर है ना, एस स्क्वायर यूएम भी यू ई है किसका, सिग्मा स्क्वायर का। तो इसका मतलब क्या समझ आया कि सिग्मा स्क्वायर का मैं कोई भी एस्टिमेटर दूंगा ना, कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर, उनमें से एस स्क्वायर एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर का मिनिमम वेरिएंस है, ठीक। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो बहुत सारे एस्टिमेटर है तो एक लेवल डिसाइड करता हूं, मान लो ये वेरिएंस आएगी, तो ये वेरिएंस है एस स्क्वायर, कोई नंबर बोल देता हूं, है ना। अब जो क्रैमर और लोअर बाउंड है उससे नीचे है, ये नंबर लाइन है, समझ लो नंबर लाइन की बात कर रहा हूं, ये वाई एक्सिस पे हूं मैं। तो एस स्क्वायर का वेरिएंस ये नंबर है और क्रैमर और लोअर बाउंड ये नंबर है। तो सिग्मा स्क्वायर का ऐसा कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है ही नहीं जिसका वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल हो जाए नॉर्मल में ही। म्यू के लिए हो रहा है, ठीक है ना, कि एक्स बार यूएम यू है, तो ये थ्योरम इसलिए वन वे था ना कि अगर कोई एस्टिमेटर मिलता है जिसका वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल है, देन वो एस्टिमेटर यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर मेरे पास कोई यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल हो। और अगर यूएमबीयू का वेरिएंस अटेन नहीं करा क्रैमर लोअर बाउंड का, तो उससे छोटा वेरिएंस वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि यूएमबीयू का डेफिनेशन ही है कि वो एक ऐसा एस्टिमेटर है जो अनबायस्ड है, वेरिएंस मिनिमम है, और क्रैमर और लोअर बाउंड उससे भी छोटी वैल्यू है। तो ऐसा कोई एस्टिमेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी वैल्यू क्रैमर और लोअर के इक्वल हो जाए। इसीलिए ये अच्छा तरीका नहीं है यूएमबीयू ढूंढने का, ये वन वे है। इसीलिए ये मतलब उतना बेटर वे नहीं है कि यूएमबीयू आप ढूंढ सको, क्योंकि जो अटेन कर रहा है उसके लिए आप बोल सकते हो, लेकिन जो अटेन नहीं कर रहा तो वहां कुछ नहीं कह सकते आप। ऐसा कोई है डिस्ट्रीब्यूशन जिसका सिर्फ क्रैमर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उसका बराबर हो रहा है उसका एस्टिमेटर का, तो वो यूएमबीयू होता है और बाकी से हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ना म्यू के लिए आ गया ना, म्यू है ना। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है
जिसका सिर्फ CRLB से ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसका एस्टिमेटर UMBU है, और कोई अप्रोच नहीं है उसमें। नहीं, वो देखना पड़ेगा। आई थिंक ऐसे कोई जरूरी नहीं, मुझे लगता है कि सर वैसे तो नेमन-शेफी थ्योरम से तो वो हो ही हो ही जाता जाता है, है। डिस्ट्रीब्यूशन का होता है वो। हाँ, वो तो आ ही जाएगा, वो मतलब लेवल से भी अराउंड लेवल से आ ही जाएगा। क्रैमर लॉ के लिए पता है क्या है कि तुम्हें एस्टिमेटर दिया हुआ हो तब तुम चेक कर पाओगे ना। अगर एस्टिमेटर पूछ लिया तो अनफिनाइट एस्टिमेटर, कितने एस्टिमेटर का वेरिएंस निकालते फिरोगे, ये है ना। ये तो एक वेरीफाइंग टेक्निक हो गया एक्चुअली, कि किसी एस्टिमेटर का वेरिएंस क्रैमर लॉ इक्वल है तो यूएमबी है। अब तुम्हें एस्टिमेटर पूछ रहा है कोई, तो अनबायस्ड तो बहुत सारे एस्टिमेटर, कितने का वेरिएंस निकाल के तुम चेक करते रहोगे, तो यहाँ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लगाना बहुत हाँ इजी नहीं होता। हाँ, इजी नहीं होता ना, क्योंकि अगर एस्टिमेटर दे रखा है और मुझसे पूछ रहा है अगर कि हाँ ठीक है कि अटेंड करेगा नहीं, तो मैं बता पाऊंगा। लेकिन ये पूछे कि बताओ ऐसा जिसका मिनिमम वेरिएंस हो, तो हम नहीं ढूंढ, मतलब कितने एस्टिमेटर चेक करेंगे, तो वो फिर बहुत अच्छा तरीका नहीं होगा। ये है, ठीक है। तो यहाँ था एमएलई जो कि x बार है, और x बार का वेरिएंस निकालोगे और क्रैमर और लोअर बाउंड निकालो म्यू का, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो ये इक्वल ही आएगा। तो ये ओके है। कह रहा है कि ये मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, वो तो पक्का है। नहीं, फिर से बोलो। हाँ, नहीं, क्रैमर आप कर रहा है तो यूएमबी है, यूएमबी है तो नहीं करेगा। बताया ना एग्जांपल, एस स्क्वायर यूएमबीयूई है सिग्मा स्क्वायर का, इसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस तुम्हारा ये वाला, ये एस स्क्वायर है। सो ये एस स्क्वायर जो है यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का, लेकिन वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर जो है ज्यादा है क्रैमर और लोअर बाउंड से, स्ट्रिक्टली मोर देन है। तो इसके वेरिएंस से वो ज्यादा है, और ऐसा कोई एस्टिमेटर है भी नहीं जिसका वेरिएंस एस स्क्वायर से कम वेरिएंस अटेन करता हो, ये जो इसके इक्वल आ जाए, ऐसा कोई भी नहीं है। तो अगर यूएमबीयू है तो जरूरी नहीं, ये भी ऑप्शन एग्जाम में आ जाएगा, ये आया हुआ भी होगा, आया हुआ है ना, कि अगर यूएमबीयू है तो इट विल अटेन क्रैमर और लोअर बाउंड। नो, इट इज फॉल्स। एग्जांपल एस स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अगर अटेन कर रहा है तो यूएमबीयू है, वन वे है, ये टू वे नहीं है, जस्ट वन वे है। अगर यहाँ पे कह रहा है यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, जो कि x बार होता है, थ्योरम बताया मैंने, अटेन्स द क्रैमर और लोअर बाउंड। तो ए बी एक ही बात को दो अलग तरीके से कह रहा है, ए और बी स्टेटमेंट सेम ही स्टेटमेंट है, बस अलग अलग तरीके से कह रहा है वो। इसने बोला एमएलई जो x बार है, यूएमबी वो भी x बार है, अटेन करो यस, तो ये भी वही बात कह रहा है, सेम ही बात कह रहा है ये भी। ओके, द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, यस। तो ये अभी हम एमएलई अगले क्लास में, या आज अगर टाइम बचता तो आज भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगला टॉपिक वही है, एमएलई और मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। तो देखो, सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर और सिग्मा स्क्वायर का यूएमबीयूई, या एटलीस्ट मैं बोलूं कि एमएलई बात करूं, वो अलग अलग होता है। मतलब अगर मैं बात करूं नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए, मैं लिख देता हूं, देखो अगर तुम्हारा सैंपल जो है आईआईडी नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, ये सब कैलकुलेशन में वेरीफाई करना, तो यहाँ पे एमएलई ऑफ म्यू ये भी सिग्मा स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनबायस्ड एस्टिमेटर ये एक्स बार है, कोई दिक्कत नहीं है। यूएमबीयूई ऑफ म्यू ये भी एक्स बार है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है म्यू के लिए। एस स्क्वायर के लिए दिक्कत है। सो एमएलई ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ये मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आज ही हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे कैसे आता है। तो ये आएगा 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये आएगा। और अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर ये एस स्क्वायर आएगा, xi माइनस x बार होल स्क्वायर, दोनों इक्वल नहीं है, और इनफैक्ट ये यूएमबीयूई है ना, तो ये जो है यही वाला यूएमबीयूई है ना। तो एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर ही है, ठीक है ना, ये एस स्क्वायर ही है, दिस इज द यूएमबीयूई। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन, तो अभी के लिए मैं यूज कर लेता हूँ इस वाले रिजल्ट को। तो ये कह रहा है कि जो एमएलई है वो अनबायस्ड है, आंसर इज नो।
कि सिग्मा स्क्वायर का जो एमएलई है उसमें 1/n बाहर आता है, ये 1/n आएगा एमएलई में, और अनबायस्ड ये है 1/n, दोनों इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो ये गलत है। अब देखो तो बोल रहा है कि द रिलेटिव इफिशियंसी ऑफ एमएलई ऑफ सिग्मा स्क्वायर, जो कि है, मैं नाम देता हूं इसका कुछ, सो लेट्स से ये एस स्क्वायर है, इसको मैं वी नाम देता हूं, वी या टी बोल दो फॉर एग्जांपल, टी, तो एक टी है और ये एस स्क्वायर है। तो इसने बोला है रिलेटिव इफिशियंसी ऑफ, इसकी बात किया है, रिलेटिव इफिशियंसी ऑफ एमएलई विथ रेस्पेक्ट टू UMVUE, वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा। तो एमएलई टी है, UMVUE एस स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या था रिलेटिव इफिशियंसी का? वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर अपॉन वेरिएंस ऑफ टी। वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर अपॉन वेरिएंस ऑफ टी, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन ये आ जाता है, तो बुक में अगर रिलेटिव इफिशियंसी की डेफिनेशन देखोगे ना तो वो अनबायस्ड के टर्म में डिफाइन करता है। यहाँ इन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, टी तो अनबायस्ड है ही नहीं, और फिर भी उसको भी कंपेयर करवा रहा है। कंपेयर तो वहां करते हैं जहाँ पे अनबायस्ड हो, मतलब डेफिनेशन तुम देखोगे अगर रिलेटिव इफिशियंसी का कहीं भी डिफाइन किया हो किसी बुक में, तो वो कंपेयर वेरिएंस करते हैं अनबायस्ड के लिए, लेकिन इन्होंने एक अनबायस्ड नहीं है, एस स्क्वायर अनबायस्ड, टी अनबायस्ड, फिर पूछ रहा है। तो स्टिल आप पूछ रहा है आपसे कि जो है ये लेस देन 1 आएगा, तो चेक करो क्या आएगा, सर ग्रेटर देन 1 है ना। किसका वेरिएंस ज्यादा है, एस स्क्वायर का? यस सर, एस स्क्वायर का सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा सर, उसका n - 1 अपॉन n s स्क्वायर। नहीं, वेरिएंस पूछ रहा है, मीन नहीं, वेरिएंस। वेरिएंस करेंगे तो सर n - 1 का होल स्क्वायर अपॉन n का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो मतलब टी को हम एस के टर्म में लिख सकते हैं ना, टी को भी हम एस के टर्म में लिख सकते हैं। टी को क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर के टर्म में, तो n - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो टी आपका यही तो है, n - 1 एस स्क्वायर। ओके ठीक है, तो यहाँ पे रखो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर न्यूमरेटर में, और ये वेरिएंस टी की जगह रखो वो n - 1 अपॉन n एस स्क्वायर। ठीक, तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन ये बाहर आएगा, n - 1 अपॉन n का होल स्क्वायर बनके, राइट। वेरिएंस एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया n अपॉन n - 1 होल स्क्वायर। और इसके बारे में क्या बोल सकते हो, तो यानी कि स्मॉल एस स्क्वायर इज मोर एफिशिएंट। हाँ यहाँ पे जैसे तुम लोग स्मॉल टी जो मैं लिखा हूँ कुछ बुक में स्मॉल एस स्क्वायर लिखता है, तो वो है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो चूंकि वेरिएंस मोर देन 1 आ गया, मोर देन 1 का क्या मतलब है कि किसका वेरिएंस ज्यादा हो गया, इसका वेरिएंस, उसका वेरिएंस कम है, हाँ तो ज्यादा एफिशिएंट हो गया इस डेफिनेशन रिलेटिव एफिशिएंसी के टर्म में। तो मोर देन 1 है, लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा, तो ये भी गलत कह रहा है। ठीक है, तो ए भी सही है, मतलब आगे बढ़े, चलो डाउट है तो पूछ सकते हो, आगे बढ़ते हैं अदरवाइज। तो देखो कैसे क्वेश्चन आते जाए, ये तुम्हें देखना है किस तरह से अप्रोच करना है। तो मुश्किल तो नहीं है ना, जिनको अच्छे से कॉन्सेप्ट सिलेबस अच्छा से समझ लिया उसने पूरे सिलेबस को, ट्राई तो कर ही सकता है ये, अब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस। चलो लो, ये आया, ये तो कल ही हमने डिस्कस किया था, कल क्लास में तो किया था ये लो, ये भी है, ये भी ट्राई करो, ये किया था कुछ दिन पहले, ये वाला किया ना, ये हमने कुछ दिन पहले किया था। ओके, तो ये तो मैं कल ही क्लास में थ्योरम लिखा है मैंने, है ना, कि पॉइजन से है, किसके लिखा था, पॉइजन के लिए और बर्नौली के लिए, दो थ्योरम, उसके लिए थ्योरम लिखाए थे। क्या आएगा, ठीक है ना, तो ये पॉइजन के लिए ये है, और बर्नौली होता तो ये होता, है ना, इस तरीके से। तो ये थ्योरम में लिखाए थे कल क्लास में हमने। सो t × t - 1/n² ये हो गया।
तो ये रिजल्ट है ना। और ये होता उसके लिए बर्नौली के लिए। तो मैं प्रूफ तो है ना, प्रूफ तुमने कल किया ही था इसको। तो चलो ये देखो, तो ये पूछा था ना, एक बार पूछ लिया था इसके बारे में। बताओ MSQ है, इज आर ट्रू। तो x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल, म्यू 0 है, म्यू गिवन है मतलब, और सिग्मा स्क्वायर की जगह 2 थीटा स्क्वायर है। मतलब तुम लोग डिसाइड करो क्या ट्रू होगा। ऑप्शन बी तो ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन सी भी ट्रू है। ए क्या है? ये तो कंप्लीट तो होगा नहीं, सफिशिएंट होगा। सफिशिएंट है। डी वाला फॉल्स होगा। ओके, तो कंप्लीटनेस के लिए क्या था? कंप्लीट में था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, है ना, ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर कोई एस्टिमेटर कंप्लीट, मान लो ये टी है, सपोज दिस इज टी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी इज 0 इंप्लाइज जीटी इज 0, ये ना। तो यहाँ तो ऐसा हो जाएगा ना, तुम इसका फंक्शन बनाओगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर तुम्हें बताऊं कि सफिशिएंट तो है पूरा, है ना, सफिशिएंट तो है कम, कंप्लीट आएगा। कंप्लीट होने के लिए तुम्हें याद है यहाँ पे पैरामीटर स्पेस क्या है? तुम ये बताओ, तुम्हें एक चीज याद बताया था मैंने, तो यहाँ पैरामीटर स्पेस क्या है, मतलब थीटा का रेंज क्या है यहाँ पे? आर नहीं आर कहाँ है? थीटा का रेंज क्या है? 0 से इन्फिनिटी ना। ये जो पैरामीटर स्पेस में लिखता था सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो वो आपका 0 से इन्फिनिटी ये हो गया। ठीक, तो ये 0 से इन्फिनिटी हो गया। एंड ठीक है, 0 से इन्फिनिटी है। क्या इसका डायमेंशन क्या है? n टपल है, और तुम्हें याद है ना। और इसका पैरामीटर कितना, तुम्हें कितने पैरामीटर तुम्हारे पास है? एक। तो पैरामीटर का डायमेंशन कितना है? एक। और एस्टिमेटर का डायमेंशन कितना है? n। तो कंप्लीट हो सकता है कभी? नो। कभी भी कंप्लीट होगा उसका इक्वल हो या लेस हो, इक्वल हो इनफैक्ट, क्योंकि तुम्हें याद है वो लाइन देखना थ्योरम में, चाहे वीके रोहत की बुक हो या कैसेला बर्गर हो या कोई भी बुक हो, कंप्लीट जब बता रहा होगा वो, तो लिखा होगा कि पैरामीटर स्पेस मस्ट कंटेन एन ओपन इंटरवल इन आर के, आर की पावर के, जब के पैरामीटर है। अगर सिंगल पैरामीटर है तो मस्ट कंटेन ओपन सेट इन आर। तो यहाँ पर तो के डायमेंशन, ये तो एक पैरामीटर है और यहाँ पे n डायमेंशन हो गया, डायमेंशन ज्यादा हो गया। तो कभी भी अगर एस्टिमेटर का जो डायमेंशन है वो ज्यादा है पैरामीटर के डायमेंशन से, तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये रिजल्ट है, तो इसीलिए ये कंप्लीट नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि डायमेंशन n है इसका, सफिशिएंट है, कंप्लीट नहीं है। दूसरा इसका रीजन बताऊं तो इस डेफिनेशन के अगेंस्ट देख लो। जैसे एग्जांपल के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 माइनस xn, या मैं क्या करूं, मान लो यहां तक तुम कुछ ऐसा ले लो
चलो अभी समझने के लिए ये बोल देता हूँ, इसका मीन कितना आएगा 0। बट क्या अगर मुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यू देगा सो क्या इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी? दिस विल नॉट 0, डेफिनेशन के अगेंस्ट आ गया। कि एक मैं फंक्शन ऑफ, मैं कुछ और भी ले सकता था, x1 यहां से ले लो, यहाँ तुम n-1 तक लो, यहाँ n कुछ ऐसा ले लो, मतलब उस तरह कहना मतलब फंक्शन बना सकता हूं मैं जिसका मीन तो 0 आ जाएगा लेकिन वो खुद 0 नहीं होगा, तो डेफिनेशन के अगेंस्ट चला गया, सो दैट कैन नॉट बी कंप्लीट। डेफिनेशन ये कहता ना कि कोई फंक्शन लो मीन 0 है तो उसको 0 होना पड़ेगा विद प्रोबेबिलिटी 1, मतलब इट हैज टू बी आइडेंटिकली 0। तो यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन में और बहुत सारे फंक्शन बना दूंगा ऐसा कि जो मीन 0 होगा बट वो खुद 0 नहीं होगा। अगर ऑब्जर्व वैल्यू देंगे जरूरी थोड़ी कि सारे ऑब्जर्व इक्वल आएंगे, तो नॉन 0 भी हो सकती है। ओके, तो दूसरा वाला ठीक है, ये ट्रू है। समेशन xi स्क्वायर इज सफिशिएंट एंड कंप्लीट। कैसे चेक करोगे? तो वहां से तुम लिख लो इसका पीडीएफ पहले, देखो ध्यान से। अगर मैं पीडीएफ लिख के दिखाऊं तुम्हें, सो 1/√2 पाई, ठीक, सो 1/√2 पाई क्या होगा आगे सिग्मा, तो सिग्मा है √2 थीटा स्क्वायर e की पावर -12 x - 0 मीन 0 है ना, अपॉन √2 थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लोगे तो कहने का मतलब ये हो गया, तो इंटू है, इंटू लिख रहा हूं, और e की पावर -1/4 थीटा स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर। तो जब तुम याद है ना, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग, तो लॉग लगाऊंगा तो लॉग ऑफ दिस, तो सिर्फ थीटा का फंक्शन है, तो हमें उस टर्म में इंटरेस्ट है जहां x और थीटा का फंक्शन प्रोडक्ट में हो। तो यहाँ पे है ना, तो ये लॉग ऑफ ये वाला टर्म आ जाएगा, छोड़ दो इसको, आगे आएगा वहां पे -1/4 थीटा स्क्वायर, ठीक है, तो -1/4 थीटा जी, -1/4 थीटा होगा। चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया। सिग्मा स्क्वायर कितना है आपका, सिग्मा कितना होगा, सॉरी 2 थीटा, ठीक है ना, हाँ यहाँ 2 थीटा स्क्वायर है, तो क्योंकि सिग्मा स्क्वायर की जगह 2 थीटा स्क्वायर रखना है, सिग्मा की जगह रूट में 2 थीटा, मतलब देख लो आप एक बार, सो ये सिग्मा यूज किया मैंने, तो ये है। एनीवे अगर यहाँ 4 थीटा भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मतलब एक्साई से है। तो आपको देखना ये क्या है, तो जो भी टर्म आया है तो एक्सपोनेंशियल फैमिली पे पीडीएफ को लिखा है, सो इसका समेशन लोगे तो वो कंप्लीट सफिशिएंट होगा। तो t बराबर समेशन xi स्क्वायर, मान लो ये hx है फॉर एग्जांपल, तो hx है तो समेशन hxi, I from 1 to n, so this will be complete and sufficient, complete and sufficient, ठीक है। तो ये ऑप्शन ट्रू है। और इसका मीन निकाल लो, तो यहां से अगर आपसे मैं पूछ लूं इसका मीन क्या है, या इसका एक फंक्शन ही तो लिखा है, तो इसी का फंक्शन है ये, तो इसका मीन निकालो, क्या ये मीन थीटा स्क्वायर के इक्वल आएगा? तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, क्योंकि ये इसी का तो फंक्शन है, तो कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन जो अनबायस्ड हो जाए तो वो UMU हो गया, तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसमें BCD सही है। किसी को डाउट है तो पूछो, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो आप। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ठीक है।
ऑप्शन सी। ओके ये तो मल्टीपल सिलेक्ट है तो वाई कंप्लीट भी होगा। डिसाइड करो पहले, फाइनल बताओ। इज आर ट्रू है ना, तो जब भी जैम में लिखा रहता है इज आर, और जैम में तो वही 31 to 40 रहता भी फिक्स ही है। एमएसक्यू कौन सा है, गेट में वो रैंडमली ऑर्डर रहता है, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कौन से एमएसक्यू कौन से एमएसक्यू है। ऑप्शन ए सी। ओके हाँ सॉरी, हाँ बताओ। क्या आया फाइनल? ये कुछ का ए बी आ रहा है, कुछ का ए सी आ रहा है, बाकी लोग सर ए और सी। ए और सी। ओके चलो ट्राई करते हैं। देखो तो क्या करेंगे कि ये देखो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, जरा इसको पहचानो, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? गामा 2 थीटा। हाँ गामा में तुम देखो x की पावर 2-1, तो अल्फा की जगह 2 है और बीटा की जगह थीटा है, तो जब मैं थीटा लिख रहा हूं तो यहाँ मैं इस पीडीएफ के हिसाब से बोल रहा हूँ गामा 1 गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा x की पावर अल्फा -1 e की पावर माइनस बीटा x मोर देन 0। ठीक, तो इस तरह से है। तो इस पीडीएफ के हिसाब से ये गामा अल्फा बीटा का पीडीएफ है, तो इसके हिसाब से अगर आप फिट करेंगे इसको ना, तो x की पावर यहाँ अल्फा -1 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो अल्फा -1 इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 2। यहाँ e की पावर बीटा x है और यहाँ e की पावर माइनस थीटा x है, बीटा की जगह थीटा, तो ये हो गया। अब हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसमें कि जैसे इसमें x का मीन निकालोगे ना, इसमें x का मीन निकालोगे तो कितना आता है इसमें अल्फा अपॉन बीटा, इस वाले पीडीएफ में। ठीक, अब इसमें एक फॉर्मूला आई थिंक e ऑफ 1/x का होता है, हालांकि मुझे भी याद है नहीं, डिराइव करना पड़ेगा मुझे। कितना आ जाएगा ये बताओ, किसी को याद है e ऑफ 1/x क्या होता है? उसे आसानी से हो जाएगा, नहीं तो डिराइव करना पड़ेगा मुझे अभी। उसी से किए हैं। क्या आया बताओ, अगर इसमें डिराइव करना चाहें तुम इसी पीडीएफ से एक बार, कितना आएगा? अल्फा मुझे याद नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैं करना पड़ेगा प्रूफ मुझे। आई थिंक वही होगा ना, क्योंकि 1/x से क्या होगा, यही आएगा। ठीक है ना, क्या होगा एक्चुअली जब पुट करेंगे तो 1/x टाइम ये आएगा, तो एक x यहाँ पे फिट हो जाए, ये x क्या करेगा उसको
ऊपर भेज देगा तो एक x कैंसिल, तो अल्फा माइनस 2 हो जाएगा x की पावर। फिर उसको समहाउ मुझे गामा में ही बनाना है, तो हमें गामा अल्फा माइनस 1 कॉमा बीटा फॉर्म का बनाना पड़ेगा वहां पे, लेकिन कुछ अल्फा बीटा इधर उधर नहीं होगा। मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, देखो। तो जैसे मुझे e ऑफ 1/x चाहिए, तो 1 ये याद रखना नेक्स्ट टाइम भी, ये अभी आगे खूब यूज होगा इसका। इनफैक्ट जैम में भी यही क्वेश्चन आ चुका है, अभी पेपर मिलेगा तो ये जैम में भी आ चुका है कि पीडीएफ दे रखा है, यही पूछा है, ये जैम में आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि e ऑफ 1/x, तो 1/x 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा x dx 0 से इंफिनिटी। सो 0 से इंफिनिटी बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 2 e की पावर माइनस बीटा x dx। तो अब मैं क्या कोशिश करूंगा कि यहाँ पे गामा अल्फा माइनस 1 आ जाए, तो इसको बैलेंस करने के लिए गामा अल्फा माइनस 1 यहाँ लिखूंगा, ठीक। तो मतलब इसको समाओ मैं फिट कर रहा हूं, देखो। तो अभी मैंने ये लिख दिया, तो 1/x उधर भेजा, बीटा की पावर अल्फा और गामा अल्फा बाहर कर दिया मैंने। तो इसको मुझे पीडीएफ बनाना है, तो मैं यहाँ पे गामा अल्फा माइनस 1 से, बाद में इसको मैं अभी कैलकुलेशन करता हूँ, मैं बस इसको फिट कर रहा हूँ। तो गामा अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, और यहाँ यही चल जाएगा, क्या चलेगा, बीटा की पावर क्या चाहिए यहाँ पे, अल्फा माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पे बीटा की पावर अल्फा माइनस 1, देखो जो पहले से था मैंने उसको एज इट इज रख दिया। अब जो यहाँ मुझे जरूरत है पीडीएफ बनने के लिए, तो वो लिखा, उसी को यहाँ में बैलेंस कर रहा हूँ, बाद में सिंप्लीफाई करूंगा। तो अब ये देखो, ये जो अभी मैं लिखा हूँ, दिस इज द पीडीएफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर अल्फा माइनस 1 कॉमा बीटा, राइट। सो ये पीडीएफ है, पीडीएफ ऑफ गामा अल्फा माइनस 1 कॉमा बीटा, मतलब अल्फा की जगह अल्फा माइनस 1 है, जहां अल्फा माइनस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन तो 1 हो गया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, तो ऊपर तो बीटा, ये गामा अल्फा को अल्फा माइनस 1 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, नहीं अल्फा माइनस 1 इंटू गामा अल्फा माइनस 1 है ना। तो ये कटेगा, तो एक बीटा ऊपर है, इसको लिख सकता हूँ अल्फा माइनस 1 गामा अल्फा माइनस 1, तो ये कट जाएगा। चेक करो, तो यहाँ तुमने उल्टा बताया शायद, है ना, देखो। तो ये बीटा यहाँ उल्टा बताया, तो इसका आंसर आएगा, एक बार चेक कर लो प्रूफ। तो ये फॉर्मूला प्रूफ कर दिया मैंने, तो ये आएगा यहाँ पे e ऑफ 1/x जो आएगा बीटा अपॉन अल्फा माइनस 1 आएगा। सो ये एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो तुम लोग, ठीक। यहाँ क्या किया है, इस वाली चीज को मैंने यहाँ एज इट इज छोड़ा है, कुछ नहीं किया। जो यहाँ मुझे जरूरत थी वो लिखा, फिर उसको मैंने वहां से बैलेंस किया। फिर बाद में इन दोनों को, ये तो 1 हो गया मिलके, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया। गामा अल्फा इज अल्फा माइनस 1 गामा अल्फा माइनस 1, तो ये फॉर्मूला गामा फंक्शन में आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गामा n है, तो ये होता है n-1 फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हो n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n-1 और ये है गामा n-1। तो यहाँ गामा n को लिखा n-1 गामा n-1 इस तरीके से। तो ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब इसको यूज कर लेते हैं वहां पे, देखो। तो यहाँ से हमने डिराइव किया कि कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, है ना, तो आपको श्योर होना है। तो ये मैंने ये थ्योरम टाइप का समझ लो, याद रखना आपको नेक्स्ट टाइम। सो अल्फा अपॉन अल्फा है ना, अल्फा अपॉन बीटा, ये होगा बीटा अपॉन अल्फा माइनस 1। चलो, तो अब हमें क्या देखना है, तो यहाँ पे सिंपली मैं एक्सपोनेंशियल फैमिली में इसको लिखूंगा। तो मुझे क्या करना है कि जो fx है उसको आप एक्सपोनेंशियल लॉग लगा दो। तो लॉग लगाओगे 2 log थीटा log x प्लस में 2 log थीटा प्लस log x माइनस थीटा x। तो मुझे उस टर्म में इंटरेस्ट है जहाँ थीटा और x प्रोडक्ट में है, फंक्शन है ना, तो थीटा के साथ x ही है, ऐसे ही दिख रहा है मुझे कि यहाँ से समेशन xi जो होगा वो कंप्लीट सफिशिएंट होगा। सो t बराबर जो समेशन xi आएगा, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। ये एक्सपोनेंशियल फैमिली की प्रॉपर्टी है, ठीक है, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो मिल गया। तो अब मुझे कंप्लीट सफिशिएंट पूछा था, y क्या है, समेशन xi, तो ये तो ट्रू हो गया, ठीक। अब 2n अपॉन y um भी होगा, तो अब सिंपली y कंप्लीट सफिशिएंट है, ये t जो लिखा हूं यही y है आपका। सो y अगर कंप्लीट सफिशिएंट है तो y का एक फंक्शन चाहिए जो
अनबायस एस्टिमेटर हो जाए थीटा के लिए। तो देखो यहां से अगर आपसे मैं पूछूं y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये बताओ। ईच एक्स आई इज गामा 2 कॉमा थीटा, फाइन। ईच एक्स आई इज गामा 2 कॉमा थीटा। अब जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में थ्योरम्स पढ़े थे वो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ईच एक्स आई इज गामा 2 थीटा। तो मैं पूछ रहा हूँ y जो है समेशन एक्स आई ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आपको क्या वहां आपने देखा था कि जब इंडिपेंडेंट है तो फर्स्ट पैरामीटर ऐड होता है, तो 2 2 2 ऐड होगा n टाइम, तो ये हो गया 2n कॉमा थीटा, ठीक। हाँ हरिओम, आपका माइक ऑन है, कुछ पूछना है बताना है तो ठीक है। तो समेशन एक्साइज गामा 2n थीटा। अब यहां से देखो ये 1/y चल रहा है तीनों में, तो मुझे बस क्या करना है अभी, मुझे समहाउ 1/y का मीन निकालना है इस फॉर्मूले से, ठीक। तो देख लो जब गामा, ये गामा अल्फा बीटा था, दिस वाज गामा अल्फा कॉमा बीटा, तो मीन आया अल्फा बाई बीटा, और 1/x का मीन आया बीटा अपॉन अल्फा माइनस 1। तो उस हिसाब से e ऑफ 1/y क्या आएगा देख के बताओ। थीटा बाई 2n माइनस 1। अब मुझे किसका यूएम भी चाहिए, थीटा का, तो राइट में थीटा रख लो, बाकी को लेफ्ट में भेज दो। तो यहां से आपका आंसर आ गया e ऑफ, इसको इधर भेजो, सो 2n माइनस 1 नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज थीटा, दिस इज यूएम यूई, सी आएगा, ठीक। देख लो, और इसीलिए यूएम यूई यूनिक होता है ना, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, तो दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हो गया। लो इसको ट्राई करो जरा, ये भी तो रिसेंटली किया हमने, तो इसको ट्राई करो। बताओ इसका आंसर बताओ, ये भी MSQ है।
बताओ भाई, इतना मुश्किल है क्या आंसर है? क्या आंसर है इसका? किसी का नहीं आया? बी डी इसका। देखो कह रहा है कि x1 xn जो है रैंडम सैंपल यूनिफॉर्म थीटा से थीटा प्लस 1 में है, थीटा अननोन पैरामीटर है, u जो है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, v जो है फर्स्ट ऑर्डर है, तो u जो है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, v जो है वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखो पहली बात, अभी बोल रहा है u कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का भी। एक्चुअली हमने अभी mle पढ़ा नहीं है ना, तो mle यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हाँ बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम mle फाइंड करो, ये क्वेश्चन mle पे बेस्ड है एक्चुअली, इसलिए सर आप लोगों को नहीं हो रहा है। ये mle फाइंड करोगे ना, तो मैं थ्योरी तो कराऊंगा, वैसे बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखो fx ऑफ x क्या होगा यहाँ पे 1 होगा ना, जहाँ xi बिलोंग्स टू कहाँ, थीटा से थीटा प्लस 1, राइट? ये होगा ना, मैं भी जो इक्वलिटी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमारे पास है, तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा इसका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ fxi, तो क्या ही फर्क पड़ता है, खुद pdf 1 है तो ये तो 1 ही आएगा ना, लाइक्लीहुड फंक्शन ये है। अब देखो यहाँ वेरिएबल थीटा है, ध्यान रखना यहाँ वेरिएबल थीटा है, तो तुम्हारा एक फंक्शन है अब जहाँ वेरिएबल थीटा है, तो तुम्हें थीटा का, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, थीटा का जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, रेंज ऑफ थीटा, वो डोमेन इस फंक्शन का होगा। तो देखो थीटा कहाँ, यहाँ इसको अलग अलग करो, तो एक है थीटा लेस देन इक्वल टू ईच एक्साई, एक तो यहाँ से ये आ गया, दूसरा आएगा कि थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू ईच एक्साई। अब इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालो सैंपल के टर्म में, थीटा लेस देन ईच एक्साई है, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा लेस देन इक्वल टू व्हाट, x1। सो मिनिमम ऑफ ऑल, एंड अगेन थीटा प्लस 1 इज मोर देन इक्वल टू ईच एक्साई, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो इसको एक बार और लिखूं तो थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1। अब इसको और इसको कंबाइन करो, सो थीटा का रेंज क्या हो गया, थीटा मोर देन इक्वल टू है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो अभी तक मैं कर क्या रहा था, अभी तक मैं किया लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड किया, और लाइक्लीहुड फंक्शन है तो फंक्शन में वेरिएबल होगा, तो यहाँ वेरिएबल थीटा है, और वेरिएबल थीटा है तो उस फंक्शन का डोमेन चाहिए मुझे, तो डोमेन वो होगा जो थीटा का रेंज है, मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक होगी, जैसे फंक्शन में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है तो वो उस फंक्शन का डोमेन है। तो यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, वो उस लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन है, तो वही मैं फाइंड कर रहा था। तो मेरे पास क्या मिला, तो मुझे लाइक्लीहुड फंक्शन मिला 1, कब, जब थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में है, इंटरवल क्या है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ यही डोमेन है तुम्हारा। अब मुझे ये बताओ, ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो थीटा के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी, थीटा के xn-1 से लेके x1 तक सारे वैल्यू के, मतलब हाँ बोलो, उनके कन्वेक्स कॉम्बिनेशन सर x1 के लिए मैक्सिमम होगा। क्यों x1 के लिए क्यों मैक्सिमम होगा, ये क्या है, क्या 1 को कोई फर्क पड़ता है कि थीटा क्या है, 1 तो अच्छा मतलब कांस्टेंट फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, पूरे डोमेन पे, है ना, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कांस्टेंट फंक्शन का उसका पूरा डोमेन है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है कांस्टेंट पूरा डोमेन है। तो ये कैलकुलस का फंक्शन की तरह सोचो कि ऐसा है कि ये fx है और ये 1 है, जहां x की वैल्यू इन दो नंबर के बीच है, कोई नंबर है मान लो 1 से 2 अभी समझने के लिए, तो ये ऐसा फंक्शन है तुम्हारे पास एक्चुअली। तो मैं इनडायरेक्टली mle फाइंड कर रहा हूं, mle कुछ है नहीं, mle पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, mle बस नाम स्टैटिस्टिक्स वाला है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो मतलब ये होता है कि थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन इज कॉल्ड mle, ये डेफिनेशन हो गया। तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि ये पॉइंट किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो कांस्टेंट है तो थीटा से मतलब ही नहीं इसको, तुम कुछ भी थीटा लो ये मैक्सिमम ही है, क्योंकि ऐसे ही वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है,
ये तो कांस्टेंट ग्राफ बनाओगे, कांस्टेंट फंक्शन है 1 के अराउंड, तो ये हर पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो मतलब ये हो गया यहाँ पे कि ये पूरा इंटरवल एमएलई है एक्चुअली, मतलब इस इंटरवल में कोई भी थीटा के वैल्यू चूज करो वो एमएलई है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम फॉर ईच थीटा इन द डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। तो ये डोमेन है लाइक्लीहुड फंक्शन का, तो इस बीच का हर नंबर एमएलई है। अब इसी को दूसरे तरीके से हम लिखते हैं कि ये जो थीटा कैप होगा, या जिसको मैं एमएलई बोल रहा हूं, थीटा कैप मतलब एमएलई, तो जो एमएलई होगा इसके बीच के नंबर को कैसे लिखोगे तुम, तो उसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिखते हैं कि लैम्डा टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल लैम्डा बिटवीन 0 and 1। देखो लैम्डा को 0 रख के देखो क्या मिलेगा, लैम्डा को 0 रखोगे तो ये मिल गया, लैम्डा को 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा। तो मतलब जब लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच शिफ्ट कराओगे ना तो वैल्यू इसके बीच ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी लैम्डा तुम चूज कर लो ये हमेशा एमएलई होगा। अच्छा एमएलई क्यों निकाल रहे हैं, क्वेश्चन ये है, तो थ्योरम है कि जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं एक्चुअली उसके लिए ऑल एमएलईज आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर एक्चुअली, तो वो यूज करेंगे हम कि एमएलईज आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ये थ्योरम है वो यूज करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे एमएलई निकालना पड़ा। तो एमएलई क्या आया, तो एमएलई ऑफ थीटा जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज दिस। सो लैम्डा तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी पुट कर लो 0 से 1 के बीच का। तो अब देखो u कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, u क्या है तुम्हारा n, तो तुम मुझे ध्यान से देख के बताओ क्या जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इंटरवल में है कि नहीं, क्या है इस इंटरवल में, यस और नो? नो। यहां ध्यान दो, इसका लार्जेस्ट पॉइंट क्या है ना। अगर आपको मैं इसको ग्राफ बना के दिखाऊं, मतलब इंटरवल पे दिखाऊं, देखो ध्यान से, ये है नंबर लाइन थीटा की वैल्यू, तो यहां आपका है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1, यहां है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स क्या होता है, मिनिमम ऑफ ऑल, तो ये जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो मैक्सिमम ऑफ ऑल है। तो ये इंटरवल आपका एमएलई है, एमएलई ये इंटरवल है बस इतना वाला, और जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा वो उससे ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि nth ऑर्डर स्टैट्स मैक्सिमम है सबका, तो मैक्सिमम वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी ऑर्डर स्टैट्स में। तो ये तो इन जनरल ट्रू है कि, तो इसीलिए ये एक्चुअली दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंटरवल। मैंने ये कहा कि डोमेन का हर पॉइंट एमएलई है, लेकिन ये डोमेन में है ही नहीं, तो एमएलई तो हो नहीं सकता, ठीक। क्या फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इसमें है इंटरवल में, है ना? हाँ है। तो ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, अभी तो मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं 0 से 1 का मतलब ये है, एक मिनट पहले तो मैं ये बता दूं कि एमएलई नहीं है ना, तो मुझे कोई और तरीके से चेक करना पड़ेगा कंसिस्टेंट के लिए। तो क्या होना चाहिए, मीन 0 और मीन थीटा और वेरिएंस ये आना चाहिए ना। ओके कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, अभी तक तो ओके है। हाँ तो अभी जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ एमएलई डिसाइड कर रहा हूँ, फिर एमएलई है तो वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, जैसे मान लो एमएलई नहीं था तो इसको अभी मैं होल्ड में रखता हूँ, मतलब ये एमएलई है तो है, नहीं तो उसको अलग से चेक कर सकते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट के डेफिनेशन से चेक कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, है ना। डेफिनेशन क्या है कंसिस्टेंट का, तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, वो वाला ट्राई कर सकते हैं हम लोग, वैसे होगा नहीं, है ना। अच्छा ये 0 से 1 का क्या स्टोरी है, देखो तुम्हें अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे कोई नंबर है, इंटरवल है a to b, ठीक है ना, तो कोई t नंबर है इंटरवल a b में, तो t कुछ इस फॉर्म का होगा, लैम्डा टाइम a प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम b फॉर ऑल लैम्डा बिटवीन 0 and 1, ये लिख लो, या तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 माइनस लैम्डा टाइम a प्लस लैम्डा टाइम b फॉर ऑल लैम्डा बिटवीन 0 and 1, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों ले रहे हैं, अगर तुम लैम्डा 0 से 1 के बीच नहीं लोगे ना, लैम्डा 0 से पीछे जाओ तो इंटरवल के बाहर का नंबर मिलने लगेगा तुम्हें, लैम्डा को 1 से ज्यादा लो तो इंटरवल के बाहर का नंबर मिलने लगेगा। तो 0 से 1 इसीलिए है क्योंकि 0 उस बीच के इंटरवल की वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो तुम लैम्डा 0 से 1 कुछ भी रखोगे इस बीच का ना, तो तुम्हें उसी बीच का नंबर मिलेगा। जैसे यहां से तुम रियलाइज कर पाओगे, देखो अगर लैम्डा मैं 0 रखता हूँ,
0 रखता हूँ लैम्डा को, तो a मुझे मिलेगा। लैम्डा को मैं 1/2 रख के देखता हूँ, तो ये a प्लस बी बाई 2 मिलेगा, मतलब इसके बीच का पॉइंट मिलेगा मुझे। ठीक, वैसे ही लैम्डा 1 तक जाता हूं मैं, तो 1 रखने पे मुझे b मिलेगी। तो कहने का मतलब किसी इंटरवल के बीच के पॉइंट को आर्बिट्री, मतलब एक जनरल वे में लिखना हो कि वो किस फॉर्म का होगा, दिस विल बी ऑफ दिस फॉर्म, एनी नंबर इन दिस इंटरवल विल बी इन दिस फॉर्म, ये चीज है। तो ये भी ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां से यहां तक जाएगा, ये वाला क्या कर रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है, मतलब जैसे 0 से 1 जा रहे हो ना तुम, तो ये क्या कर रहा है, यहां से वहां तक जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि 0 रखोगे तो ये मिलेगा, तो यहां से यहां तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1 ही क्यों है, क्योंकि तुम 1 से ज्यादा रख के देखो, ये देख लो चार, तो वो इंटरवल के बाहर का नंबर मिलने लगेगा तुम्हें, तो तुम्हें इंटरवल के बीच का नंबर चाहिए, इसलिए 0 to 1 फिक्स किया। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन का स्पेशल केस है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। हाँ, उस टाइप का समझ सकते हो, हाँ, यस यस, उससे रिलेट कर सकते हो तुम। केस भी याद है ना, हाँ, डिवाइड कर रहा उस रेशियो में 1 माइनस लैम्डा इज टू लैम्डा के रेशियो में, यस, तो वो उस रेशियो में पॉइंट है 1 माइनस लैम्डा इज टू लैम्डा के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक बात है, इंटरनली। वही वही उससे रिलेट कर सकते हो, सही है। तो अब मैं क्या कह रहा था, देखो, तो यहाँ पे मेरे पास, अब देखो यहाँ ध्यान से, इसमें एमएलई क्या है, अब मुझे देखना है कि अगर मैं, तो एक चीज पता है ना कि अगर कोई एस्टिमेटर कन्वर्ज कर रहा है इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करूं तो मैं क्या होगा, 2 टाइम t विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ठीक, ये रिजल्ट है। तो वो वाला यहाँ यूज होगा एक्चुअली, देखो इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, तो इसको मैं ठीक से लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम u माइनस 1 आगे माइनस b, ठीक है, और ये है 2 टाइम v माइनस में u माइनस 1। देखो और एक और चीज बताऊं मैं कि जैसे t1 कन्वर्जेस टू थीटा एंड t2 आल्सो कन्वर्जेस टू इन प्रोबेबिलिटी थीटा, तो t1 प्लस t2 विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 थीटा, तो वो यहां यूज होगा एक्चुअली, ध्यान से देखो। तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो xn माइनस 1 है, xn तो u है ना तुम्हारा, तो इंटरवल क्या है एक्चुअली, ये इंटरवल कुछ ऐसा है ना, u माइनस 1 टू v, यही तो इंटरवल है, ठीक, इंटरवल है u माइनस 1 से v, तो ये u माइनस 1 टू v का इंटरवल है। तो u माइनस 1 इसमें है, v भी इसमें है, तो कहने का मतलब ये है कि u माइनस 1 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, व्हाई, एमएलई इज कंसिस्टेंट, तो u माइनस 1 भी एमएलई है, v भी एमएलई है, तो दिस v कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ओके है। अच्छा हाँ, अब मैं ए ऑप्शन की बात, यहां से ए ऑप्शन दिख गया, देखो u माइनस 1 कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी थीटा, तो u विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, थीटा प्लस 1। हाँ, तो यहां से अब मैं श्योर हो गया, पहले मैं श्योर नहीं था, ठीक है ना, तो मतलब सॉल्यूशन था, मतलब ऐसे देखो थ्योरम तो वन में है ना कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है तो एमएलई होगा, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बोथ में तो बोल नहीं रहा हो कि कंसिस्टेंट एमएलई है, एमएलई कंसिस्टेंट, ऐसा तो कहा नहीं, तो इसलिए मैं अनश्योर था एक के लिए ना। अब ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि u कन्वर्जेस इन थीटा प्लस 1, इससे पता ये चल गया कि u जो है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा प्लस 1 का, नॉट फॉर थीटा, ठीक, तो ये पता चल गया। तो ओके, तो अभी देखो, अभी ध्यान देखो यहाँ पे, सो ये मैंने, ये किस बेसिस पे लिखा मैंने, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, मैं बोल रहा हूँ एमएलई इज कंसिस्टेंट, एमएलई ये पूरा इंटरवल है, तो इसका एंड पॉइंट भी इसमें है, तो ये एमएलई है, ये भी एमएलई है, तो बोथ एमएलई आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का डेफिनेशन है कि दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ये डेफिनेशन है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का। अब देखो क्या ये कहां पे जाएगी, इसी को यूज करो, सो दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, पहला वाला बताओ, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू, है ना, 2 थीटा माइनस थीटा, जो कि आ गया थीटा। सेम थिंग हियर, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 2 थीटा माइनस थीटा विच इज थीटा, तो मतलब ये ट्रू है और ये ट्रू है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आया बी सी डी।
ये करेक्ट ऑप्शन है, देख लो। तो बहुत सारे रिजल्ट यूज हुए ना इसमें। तो एक तो रिजल्ट यूज हुआ कंसिस्टेंट, एमएलई कंसिस्टेंट होगा। फिर यहाँ पे हमें यूज किया कि जो कॉन्वेक्स, इधर पर्टिकुलर पॉइंट है, लैम्डा कुछ भी ले सकते थे हम, तो इस तरह से यहाँ 0 से 1 ही ये फिक्स है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ कि चूंकि u-1 v-1 कंसिस्टेंट है, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ लोगे तो यहाँ भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ है, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में ये 1 से ज्यादा नहीं होता लैम्डा, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो 2 टाइम u-1, तो u-1 थीटा पे कन्वर्ट करिए प्रॉपर्टी में, तो 2 टाइम थीटा माइनस थीटा, 2 टाइम थीटा माइनस थीटा, तो थीटा आ गया, तो ये करेक्ट जी। जो ऑप्शन सही बताया उसका अगर हम मतलब यूनिफॉर्म दिया हुआ है उसको बीटा में चेंज करें तो उससे तो कंसेशन दिखता है। कौन सा u? दोनों ही दिख रहा है। अच्छा चलो ट्राई करते हैं। अगर बीटा में कन्वर्ट यू नहीं दिख रहा है सर, मीन एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड नहीं है। हाँ यू नहीं होगा, बीसीडी हो जाएगा, है ना, तो उससे भी आंसर वैसे नहीं, देखो ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ तुम कह रहे हो कि xi यूनिफॉर्म, ठीक है, तो अगर xi यूनिफॉर्म थीटा कॉमा थीटा प्लस 1 है, तो xi माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 हाँ यूनिफॉर्म 0 1 हो गया, ठीक है। तो तुम कह रहे हो, मान लो इसका नाम मैं y रख देता हूँ, yi, तो तुम कह रहे हो क्या लूं मैं, nth ऑर्डर स्टैट्स, तो xn माइनस थीटा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बीटा n कॉमा 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा कितना आएगा, n by n plus 1। तो देखो ध्यान से, एक्सपेक्टेशन ऑफ xn क्या आएगा, ये होगा ना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगा दो, क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये वही आया जो उधर आया था, ठीक है ना, और यहां भी आया यही चीज, ये थीटा प्लस 1 यहां भी आ चुका है। u विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा प्लस 1 एक्चुअली, ठीक है। तो ये थीटा प्लस 1, वेरिएंस 0 आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ nth, यहाँ पे वेरिएंस ऑपरेट कर लो, इस पे यहाँ पे तुम वेरिएंस ऑपरेट कर लो, सो ये वेरिएंस 0 आ जाएगा तुम्हारा। ये तो वन वे होगा ना। हाँ, हालांकि ये थ्योरम वन वे है, लेकिन बोथ वे यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बोथ वे ट्रू है, मतलब कंसिस्टेंट है तो ये प्रॉपर्टी होगी, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए ओके है। इसका भी काउंटर एग्जाम्पल बहुत रेयर है, तो इस तरह से ये वर्क कर जाएगा ऐसे, क्योंकि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोथ वे वर्क करता है ये थ्योरम, तो कोई दिक्कत नहीं। सर का कंसिस्टेंट होगी टर्मिनल होगी कंसिस्टेंट, टर्मिनल होगी तो कंसिस्टेंट होगी, हाँ उल्टा नहीं वो थ्योरम ट्रू नहीं है, दूसरे थ्योरम की बात कर रहे थे हम, वो ट्रू नहीं है। एवरी एमएलई इज कंसिस्टेंट, इट्स ओके। ये इस थ्योरम की बात कर रहा था कि जब एक्सपेक्टेशन ऑफ टीएन की लिमिट तुम्हारा थीटा है एंड लिमिट ऑफ वेरिएंस ऑफ टीएन 0 है, तो देन हम बोलते हैं टी इज कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो हालांकि ये वन वे थ्योरम है ना, लेकिन बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका कन्वर्स भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब अगर कंसिस्टेंट होगा तो वैसा हो रहा होगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि इसका एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल बहुत रेयर है जो कन्वर्स ट्रू नहीं हो रहा है इस तरह से। तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए बोथ वे वर्क करेगा ये थ्योरम। कंसिस्टेंट फॉर थीटा, ठीक है। चलो कुछ और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, आज क्वेश्चन से किए बस। तो मेन है कि क्वेश्चन ही करना है ना, थ्योरी तो सारी किताब में लिखी है, क्वेश्चन नहीं होगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तभी एग्जाम निकलेगा।
देखो कल तुम यही पूछ रहे थे ना ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाला, देखो तो कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखा होता है तो क्या होता है। लो ये दोनों ट्राई करते हैं, टाइम ही नहीं है इतना एक्चुअली, कर लेते चलो। 2020 का ये जैम 2020 MS। आओ ट्राई करते हैं, वेट करूंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा, मैं कर देता हूं। देखो ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका है कि x1 x2 x3 x4 x5 x6 का डाटा दे रखा है आपको, तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज दे रखी हैं आपको। कहां से सैंपल लिया है, बाइनोमियल 1 थीटा बर्नौली से, ठीक। देन यूएम भी हुई, हमने तो कल इसका फॉर्मूला ही लिख लिया था। तो अगर टी मेरा समेशन xi है तो बताओ थीटा का एस्टिमेटर क्या होता है, बताओ अनबायस्ड थीटा का यूएम भी क्या होता है, t/n। तो ये t/n थीटा दे देगा, एंड थीटा स्क्वायर का क्या होगा, t × t - 1 / n × n - ठीक। और ये तुमसे क्या पूछ रहा है, इसको जरा खोलो। सो थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लो। तो एक्सपेक्टेशन t/n t × t - 1 / n × n - 1 थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, ये वही है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। तो ये तुम्हारा UMVU आ गया बाय लेमन-सेफी थ्योरम कि फंक्शन ऑफ t दैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ फंक्शन ऑफ पैरामीटर, जो भी जिसका भी UMVU पूछा है तो इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल गया t के टर्म में, तो ये UMVU ही है। अब ध्यान से देखो, इन सबको ऐड करके बताओ कितना आएगा, मतलब t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये पूछ रहा हूँ, ऐड करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, तो t की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो आ गई कितनी, 3 आ गई, और n कितना है तुम्हारा 6, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, यही तुम्हारा UMVU ही है। तो t/n मतलब 3/6, 3 × 3 - 1 2 6 × 5, ये तुम्हारा UMVU ही है, किसका, थीटा प्लस थीटा स्क्वायर का, मतलब थीटा × 1 + थीटा का। तो पुट करो, इसका आंसर कितना आया, 1/2 प्लस 6 कट गया 1/5, 5 2 = 10, कितना 7, 0.7। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0.7। पूछा है कि देन द यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस इज दिस, तो पहले एस्टिमेटर निकाले, फिर जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखा उसको यूज करके उस एस्टिमेटर की वैल्यू निकाल दी हमने, तो वो आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट, तो ये भी मैंने कल क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, पॉइजन है ना, डिस्कस तो कल कर रहे थे। देखो सो x1 x2 भी दो रैंडम सैंपल साइज 2 का है, डेटा ऑन द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम पॉइजन थीटा डिस्ट्रीब्यूशन, साई कैप विद द UMVUE ऑफ साई थीटा, ये क्या है, e की पावर - थीटा, थीटा की पावर k/k फैक्टोरियल बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। ध्यान से देखो साई थीटा को, ध्यान से देखो, अगर मैं ये क्या है एक्चुअली, तुम देखो समेशन k = 4 से इंफिनिटी है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, पॉइजन का PM है, प्रोबेबिलिटी x1 = k, राइट। तो मैं अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं 1 माइनस क्या आएगा, सर वो 0 to 3 हो जाएगा, है ना, 0 to 3 पुट कर लेते हैं, चलो तो 0 रखेंगे तो e की पावर - थीटा, फिर बोलो आगे 1 रखेंगे तो थीटा e की पावर - थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये काम करें, इससे अच्छा है कि मैं वो यूज कर लेता हूँ राव ब्लैकवेल, है ना, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। हाँ क्योंकि इससे लंबा होगा। क्योंकि यहाँ के अलग अलग निकालना पड़ेगा सबका मुझे एक एक करके, फिर बाद में उसका जैसे पीछे किया हमने कंबाइन किया वैसे कंबाइन कर सकते हैं, तो ठीक है, तो अलग अलग निकाल सकते हैं। इसका तो हमने लास्ट क्लास में बताओ, इसका तो बताया था ना, अच्छा हमने अलग अलग निकाले थे, e की पावर - 2 थीटा का निकाला था ना जस्ट, हाँ, उसमें वो थीटा स्क्वायर, थीटा का भी निकाले थे, हाँ माइनस e की पावर - थीटा - 2 थीटा, एक मिनट यहाँ गलती किया मैंने, एक मिनट कहाँ है, 0 रखेंगे तो
माइनस थीटा 1 रखेंगे तो अच्छा यहाँ मैंने गलती से ज़्यादा लिख दिया है, ये हर बार माइनस थीटा ही रहेगा, ये गलती से लिख दिया देखो, तो थीटा फिक्स है ना, क्योंकि माइनस थीटा ही तो रहेगा, बाकी वो हो रहा है। तो एक तो लेमन सेफी से भी हो जाएगा, राव ब्लैकबेल से करेंगे। सो डेल्टा मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा 1 0, 1 कब, जब x1 मोर देन इक्वल टू 4 हो, 0 अदरवाइज, तो ये इससे आ जाएगा। और लेमन सेफी से करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे फिर कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं लिख सकते कि x1 इक्वल्स टू k के लिए 1 अदरवाइज 0 और k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको। कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समेशन तुम्हें k पे लगाने हैं, तो फिर तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता ही है। हाँ करके देखो, कोई नहीं, ट्राई करके आना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, टाइम तो ही है। तो इसको कल सॉल्व करते हैं हम लोग, टाइम है, चलिए 1 मिनट है, कोई इसको ट्राई करके आना। इसको दो होगा, दोनों तरीके से, लेमन सेफी से भी हो जाएगा, राव ब्लैकबेल से भी, दोनों से भी हो जाएगा। ये है e की पावर माइनस थीटा मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, और उसके बाद वो है, नहीं तो है ना साइज 2 का सैंपल, सैंपल तो साइज 2 का ही है, तो के एन की वैल्यू 2 है यहाँ पे। उससे भी हो जाएगा, वही ट्राई करके देख सकते हैं, एक्स बराबर के करके फिर अलग अलग निकाल के के पे समेशन, तो क्या बनेगा वहां से, एक्सपेक्टेशन डेल्टा गिवन टी, ये बनेगा ना। तो एक्सपेक्टेशन डेल्टा गिवन टी एंड डेल्टा जैसे मैंने x1 मोर देन इक्वल टू 4 दिया है, तो वही बात है, xi इज इक्वल टू k कर दो, वो कर दो, और x1 गिवन t का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल, तो उससे आ जाएगा, हो जाएगा। चलो उसको ट्राई करके आना तुम लोग, तो कल हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ये क्वेश्चन करके फिर अगला थ्योरी करेंगे। सर ये बाइनोमियल t, 1/2 आ रहा है क्या, तो राव ब्लैकबेल। हाँ तो यहाँ क्या बनेगा, बाइनोमियल, एक मिनट, अगर तुम x1 ले रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो तो x1 बराबर मान लो तुमने k लिया फॉर एग्जांपल, ठीक, k क्या है, k पॉइंट पे है, तो k कोई पॉइंट हो सकता है, 4 से स्टार्ट है, मतलब 4 ही ले लिया, तो इसे क्या बनेगा, x1 गिवन मतलब x1 गिवन समेशन xi बराबर t ना, इक्वालिटी लेगा तो कैलकुलेशन करना होगा। हाँ इक्वालिटी लेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा काम होगा। ओके, तो इक्वलिटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या ही है तुम्हारे पास, तो क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल t कॉमा कितना आएगा 1/2, क्योंकि एक है और यहाँ सैंपल साइज 2 है जस्ट, तो सैंपल साइज 2 है, तो थीटा अपॉन n थीटा, तो 1/2, ठीक तो है। अब इसमें लगा लो, x की वैल्यू 0 से t, अच्छा एक काम क्यों नहीं करते, अरे इतना क्यों करना, देखो x1 प्लस x2 कितना है, 5 है ना, तो t तुम्हारा 5 है एक्चुअली, ये तुम्हारा बन गया बाइनोमियल 5,1/2 एक्चुअली। अब इस पे तुम्हें काम करना है, तो एक समेशन xi को t लेते ना तुम, तो समेशन xi तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो समेशन xi 5 है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ट्राई करके आना है, अच्छा क्वेश्चन है ये, और मुश्किल नहीं है, तो मैं कल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो हम लोग 100 6/32, अच्छा 6/32 आ गया, तो यही होगा आई थिंक, चेक कर लो। तो इस तरीके से आ जाएगा, मुश्किल नहीं है ना, इनइक्वालिटी से ही कर लेना, उससे ही हो जाएगा, तो मोर देन इक्वल टू 4 करना है, आ जाएगा। हाँ आंसर चेक करना एक बार, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट क्लास में कल एक बार ये क्वेश्चन करके फिर मैं कल स्टार्ट करूंगा आप जो टॉपिक्स हैं, बाकी अभी पीवाई टू डिस्कशन तो होगा ही एक बार एंड में, तो तब तो सारे फिर दोबारा हो जाएंगे जो बचे हुए क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चन किया तुम्हें आइडिया लगा होगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं यूएमवीवी के, तो बाकी सारे डिस्कशन में तो हो ही जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे, है ना, तो एक क्वेश्चन उसका करा के, ठीक है ना, ओके सही है ना, ठीक है। हाँ सही। तो मेथड ऑफ मोमेंट डिस्कस करेंगे, एमएलए डिस्कस करेंगे, इनवेरिएंस ऑफ एमएलई, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन ये बाद में करेंगे, अभी कॉन्फिडेंस, हाँ ठीक है, होगा तो यही कर लेंगे।
तो ये मुझे लगता है मैं कोशिश करता हूँ 2-3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाए, फिर अगले 4-5 क्लास में ये हो जाए, तो समाओ इस महीने तो निपटाना ही है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में ये थ्योरी करेंगे, मेथड ऑफ मोमेंट, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, एंड ये आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है, अब ये पार्ट और ये पार्ट हम लोग करेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्लास में इसकी थ्योरी और एक क्वेश्चन कराऊंगा। चलो तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।